नमस्कारम्। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायां संस्कृतसाहित्येतिहासः इति विषयम् आधारीकृत्य गद्यकाव्यानां विषये पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने खंड काव्य, महाकाव्य, गीति काव्य इत्यादि के विषय में पढ़ा था। आज हम संस्कृत गद्य काव्य को आरंभ करने जा रहे हैं। संस्कृत गद्य का आरंभ ब्राह्मण ग्रंथों एवं उपनिषदों के गद्य में दृष्टिगोचर होता है। बहुत दिनों तक सरल एवं स्वाभाविक शैली में गद्य लिखने की परंपरा चलती रही। पद्य काव्य के विकास के साथ साथ गद्य में भी काव्य के उपादानों को प्रविष्ट कराने की प्रवृत्ति पनपने लगी। यानी पद्य काव्य जो है उसका विकास के साथ साथ गद्य काव्य का भी विकास होने लगा और गद्य काव्य के उपादानों को प्रविष्ट किया गया। आरंभिक शताब्दियों में शिलालेखों के रूप में गद्य काव्य प्राप्त होता है। शिलालेखों में जो हमें प्राप्त होता है वह गद्य शैली में प्राप्त होता है। लिखा हुआ शिलालेखों के रूप में गद्य काव्य प्राप्त होता है। इस दृष्टि से कुछ गद्य काव्यों के कुछ जो है शिलालेख उनके नाम यहाँ पर बताता हूँ। इस दृष्टि से रुद्रदामन का गिरिनार शिलालेख, कौन सा? रुद्रदामन का गिरिनार शिलालेख, जिसका समय लगभग 150 ईस्वी माना जाता है, तथा दूसरा है हरिशेन रचित समुद्रगुप्त प्रशस्ति। क्या नाम है? हरिशेन रचित समुद्रगुप्त प्रशस्ति। इसका समय लगभग 360 ईस्वी माना जाता है। ये दो शिलालेख अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये दोनों गद्य काव्य के श्रेष्ठ उदाहरण कहे जा सकते हैं। संस्कृत में गद्य काव्य की रचना बहुत अल्प हुई है। ऐसे काव्य को स्मरण रखने का श्रम, आलोचकों की उपेक्षा और गद्य काव्य का ऊंचा मानदंड है। इन तीन कारणों के कारण कविगण गद्य काव्य रचना की ओर अभिमुख नहीं होते थे, क्योंकि गद्य रचना करना जो है अत्यंत सरल नहीं होता था। उसको याद करना भी बहुत कठिन होता था। पद्य को तो हम याद कर सकते हैं, लेकिन गद्य कैसे याद रखें? ऐसे काव्य को स्मरण करने का श्रम पहला तो। दूसरा क्या है? समीक्षक होते थे जो आलोचकों की उपेक्षा, आलोचक गद्य काव्य को जो है उपेक्षा दृष्टि से देखते थे। और तीसरा गद्य काव्य का ऊंचा मानदंड, और उसके जो नियम बने हुए थे वो नियम भी बहुत कठिन होते थे। गद्य काव्य का जो ऊंचा मानदंड है, ये जो तीन कारण हैं, इन तीनों के कारण कविगण गद्य रचना लिखने की ओर अभिमुख नहीं होते थे। तो गद्य रचना के संदर्भ में यह उक्ति भी प्रसिद्ध है। पहले बताया था मैंने आपको, गद्य काव्य के संदर्भ में ये उक्ति प्रचलित है। क्या उक्ति प्रचलित है? गद्यम कवीनाम निकषम वदन्ति। क्या उक्ति है? एक बार पुनः, गद्यम कवीनाम निकषम वदन्ति। गद्यम कवीनाम निकषम वदन्ति का मतलब है गद्य लिखना कवियों की कसौटी माना गया है। ये कदाचित इसीलिए गद्य रचना संस्कृत भाषा में अल्प मात्रा में हुई है। प्रायः छठी शताब्दी एवं सातवीं शताब्दी प्रायः छठी एवं सातवीं शताब्दी ईस्वी में कुछ महत्वपूर्ण गद्य कवि हुए हैं, जिनके नाम मैं आपको पहले बताया था। दंडी, सुबंधु एवं बाणभट्ट। ये तीन कवि प्रसिद्ध हुए हैं गद्य काव्य में। पहले है गद्यकार है दंडी, दूसरे सुबंधु और तीसरे है बाणभट्ट जी, जिनको बाण कहते हैं संक्षेप रूप में। तो अब ये तीन कवि हैं, तो इन तीन कवियों के विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे। पहले कवि आते हैं दंडी, गद्यकार के रूप में। दंडी ने दशकुमार चरितम के रूप में एक अद्भुत कथा काव्य ग्रंथ लिखा है। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है
दश कुमार चरितम। दश कुमार चरितम जैसा कि नाम से ही विदित है, 10 राजाओं के चरित्र का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। एक अद्भुत कथा काव्य है, गद्य काव्य है। दंडी का समय विवादास्पद है, किंतु अधिकांश विद्वान इनका काल 6ठी शताब्दी ईस्वी ही मानते हैं। परंपरा से दंडी के 3 ग्रंथ प्रामाणिक रूप से प्राप्त होते हैं। इनमें दूसरा ग्रंथ है काव्यादर्श और तीसरा ग्रंथ है अवंती सुंदरी कथा। क्या है? अवंती सुंदरी कथा। इस प्रकार इस तीसरे ग्रंथ के रचयिता के विषय में कुछ विवाद है, लेकिन दश कुमार चरितम भी बहुत विकृत रूप में हमें मिलता है। इसके 3 भाग प्राप्त होते हैं दश कुमार चरितम के। एक पूर्व पीठिका जो 5 उच्छ्वास हैं, मूल भाग जिसमें 8 उच्छ्वास तथा उत्तर पीठिका 1 उच्छ्वास। मूल भाग में 8 कुमारों की कथा का वर्णन है। पूर्व पीठिका को मिलाकर 10 कुमारों की कथा पूरी हो जाती है। तीनों भागों की शैली में थोड़ा भेद दिखाई पड़ता है। दश कुमार चरितम का कथानक घटना प्रधान है, जिसमें अनेक रोमांचक घटनाएं पाठकों को विस्मय और विषाद के बीच में ले जाती है। कहीं भयंकर जंगल में घटनाक्रम पहुंचता है, तो कहीं समुद्र में जहाज टूटने पर कोई तैरता हुआ दिखाई पड़ता है। घटनाएं एवं वर्णन दोनों ही समान रूप से दंडी के लिए महत्व रखते हैं। विषय वस्तु कहीं भी विषय वस्तु जो होती है कथा वस्तु कहीं भी वर्णनों के क्रम में दबती नहीं है। वर्णनों के क्रम में कोई कथा वस्तु दबती नहीं है। जिस समाज का चित्र दंडी खींचते हैं वह अत्यंत सामान्य है, जिसमें निम्न कोटि का जीवन बिताने वाले धूर्त, जादूगर, चालाक चोर, तपस्वी, सिंहासनच्युत राजा, पतिवंचक नारी, ठगने वाली वेश्याएं, ब्राह्मण, व्यापारी और साधु, ये सभी इनके पात्र हैं, जिनका चित्रण सुंदर शैली में दंडी जी ने अपने दश कुमार चरितम ग्रंथ में किया है। दंडी का हास्य एवं व्यंग्य भी उच्च कोटि का है। वे सरल विषयों पर परिहास मुद्रा में और दुखांत या महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर मुद्रा में लेखनी चलाते हैं। दंडी की सबसे बड़ी विशेषता सरल और व्यवहारिक किंतु ललित पदों से युक्त गद्य लिखने में है। इसीलिए समीक्षकों ने कहा है, वे क्या कहते हैं दंडिनः पदलालित्यम। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा दंडी की सबसे विशेषता सरल और व्यवहारिक शिक्षा के साथ साथ ललित पदों से युक्त गद्य का इन्होंने लिखते हैं, ललित पदों से युक्त गद्य का प्रयोग किया है। वे लंबे समासों और कठोर ध्वनियों और शब्दाडंबर से दूर रहते हैं। भाषा के प्रयोग में ऐसी स्वाभाविकता किसी अन्य गद्य कवि में दिखाई नहीं देती है। दंडी का पदलालित्य संस्कृत आलोचकों में विख्यात है। वही मैंने पहले बता दिया, दंडी का पदलालित्य संस्कृत आलोचकों में विख्यात है, इसलिए उक्ति प्रचलित है, दंडिनः पदलालित्यम। दश कुमार चरितम की विषय वस्तु भी किसी आधुनिक रोमांचककारी उपन्यास से कम रोचक नहीं है, क्योंकि इसकी कथा हमारे को बांधे रखती है और जब तक वो कथा के विषय में हम आगे पढ़ नहीं लेते, उसे समाप्त नहीं कर लेते, अंत तक जिज्ञासा हमारे मन में व्याप्त रहती है और हमें संतुष्टि तभी मिलती है जब हम उस पूरे गद्य काव्य को पढ़ ना लें। इसलिए यहाँ पर यह कहा गया है, दश कुमार चरितम की विषय वस्तु भी किसी आधुनिक
रोमांचकारी उपन्यास से कम रोचक नहीं है। ये आज हमने यहाँ पर दश कुमार चरितम नामक गद्य काव्य के विषय में पढ़ा, जो कि आचार्य दंडी जी का लिखा हुआ है। अगले वीडियो में हम सुबंधु एवं बाण जी की रचना के विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।